हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज आपको बिट्स के लिए रेडी बनाएंगे बच्चों। बिट्स की एग्जाम आप जानते हो काफ़ी टाइम सेंसिटिव एग्जाम होती है, कम समय में बहुत सारे सवाल करने होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है उन शॉर्ट ट्रिक्स को जानना जिससे आप रिस्पेक्टिव सवालों में अपना समय बचा सकते हैं और समय बहुत कीमती होता है बिट्स की एग्जाम में। तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बच्चों, आज के इस सेशन में हम इन चैप्टर्स के कुछ सवालों की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एक चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। काफी बच्चों को ये लगता है कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर लें तो बिट्स की एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छी चली जाएगी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। यस बच्चों, बिट्स की एग्जाम अगर आप पहली बार देते हैं बिना मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के तो एक अजीब सा शॉक लगता है। आपको लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि इतना फास्ट पेपर गुजर जाता है। जी हाँ बच्चों, बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में काफी बार राउंड्स में करना पड़ता है पेपर। आपको फर्स्ट राउंड में बेसिक सवाल पहले सिलेक्ट करने पड़ते हैं, सेकंड राउंड में कठिन सवाल करने पड़ते हैं। यानी आपको पूरी स्ट्रेटजी लगती है, आपको पूरा एक्सपीरियंस लगता है सेम फॉर्मेट की एग्जाम देने का। इसीलिए जरूरी है एक अच्छी टेस्ट सीरीज होना बच्चों। तो टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिट्स प्रिपरेशन। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको भारत की बेस्ट मोस्ट रेलिवेंट टेस्ट सीरीज फॉर बिट्स प्रिपरेशन की लिंक मिलेगी। अभी जाइए क्विजर टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटसेट एग्जाम। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, ये देखिए सवाल ऐसे काफी बार हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है ऑप्शंस में या कोई रिलेशन दिया गया है और आपको यहाँ पे चूज करना है कि सही रिलेशन कौन सा है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि आप बिना सॉल्व किए ही ऑप्शंस में आइदर एक ही ऑप्शन होगा जिसमें यूनिट डायमेंशन मैच कर रहे होंगे या फिर दो ऑप्शन होंगे जिसमें यूनिट डायमेंशन मैच कर रहे होंगे, तो हमारा 50-50 हो जाता है। करना क्या है बेटा, ऐसे सवालों में आप यूनिट एंड डायमेंशन ऑप्शंस के चेक कीजिए। पिछले सवाल में आपसे टाइम पीरियड का डायमेंशन पूछा था, एलएचएस में टाइम पीरियड है तो आरएचएस में भी टाइम पीरियड होना चाहिए। तो आ जाओ चेक करते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, सिर्फ ऑप्शन सेटिस्फाई करा के क्या ये सही है। आइए, तो रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस, एस इज द सरफेस टेंशन। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला केजी पर मीटर क्यूब ml-3, रेडियस इज लेंथ, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स इज mlt-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये हो गया बच्चे mt-2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आ जाओ फर्स्ट ऑप्शन में पुट करो, चेक करते हैं। रो ml-3 इंटू L3 डिवाइडेड बाय mt-2। देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, t-2 बचा, ऊपर जाके रूट में t स्क्वायर बचा, यानी ये t के बराबर ही है। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम करेक्ट आ रहा है। आप देखिए a का रेसिप्रोकल है b, तो b का मैच नहीं करेगा। C में देखिए S, यहां पे देखिए D तो कैंसिल हो गया। कैसे पता D कैंसिल हो गया, क्योंकि S इज mt-2 और t-2 ऊपर नहीं चाहिए हमें, तो ऊपर t चाहिए, तो D गलत हो चुका है। और इसे भी आप चेक करेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो लकीली इस सवाल में एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका यूनिट डायमेंशन मैच कर रहा था, तो वही हमारा आंसर हो गया। काफी बार ऐसा होता है एक ही होता है तो उसमें हमारा टाइम बच जाता है। ऑलवेज चेक यूनिट एंड डायमेंशन। अगले ट्रिक पे चलते हैं बच्चों। अगली ट्रिक है आपकी, देखिए ध्यान से, इसे हम कहते हैं नेगेटिव मास कंसेप्ट। आपको बोला गया है कि एक पॉलीगॉन है n वर्टाइसेस का, n वर्टाइसेस में n-1 पे मास रखे हुए थे सिमेट्रिक, एक वर्टाइस पे मास नहीं था, यहां पे मास नहीं था बेटा, दिस वाज अ वैकेंट वर्टाइस। और बोला है सेंटर से वैकेंट वर्टाइस का पोजीशन वेक्टर इज a with respect to center, the position vector of center of mass is। ये शॉर्ट ट्रिक जो अब मैं बताने वाला हूं, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेंटर ऑफ मास में, मल्टीपल चैप्टर्स में आती है बेटा।
आइए यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव मास कंसेप्ट। ध्यान से सुनिए, एक वैकेंट वर्टाइस है, सिमेट्री पूरी हो जाएगी अगर वहां पे भी एक मास आ जाए तो सिमेट्री पूरी करने के लिए मुझे एक मन में बहुत जोर से ये थॉट आ रहा है कि यहाँ पे मैं मास रख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बच्चे मास रख देता हूं तो मास का कंजर्वेशन तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे 0 मास है तो अगर आपने +m मास रखा तो ओवरऑल तो 0 होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन करने के लिए आप यहीं पे -m भी रखेंगे। अब -m बच्चे कह सकते हैं सर ये तो नेगेटिव मास है, लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, घबराइए मत, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आप चार्ज प्लस माइनस लेते हैं वैसे ही मास को यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप सारे पॉजिटिव मासेस को एक साथ देख लीजिए, सारे पॉजिटिव मासेस को एक साथ एक सिस्टम बना लीजिए और जो नेगेटिव मास था उसको अलग से रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कमाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6 बनाए हैं मैंने, बट क्वेश्चन में n वर्टाइसेस कहा था तो टोटल मास हो गया nm और उसके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा जिसको क्वेश्चन ने ओरिजिन कहा है। तो m1 इंटू r1 ये हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू उसका पोजीशन वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 को नेगेटिव रखिएगा। देखिए ये सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा आपको -m वेक्टर अपॉन m कॉमन ले लीजिए n-1 और ये m कैंसल होता हुआ। द करेक्ट आंसर इज -a वेक्टर डिवाइडेड बाय n-1 जो मैच हो रहा है हमारे पहले ऑप्शन से। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सवाल काफी बच्चों ने एनएलएम में किया होता है, लेकिन आपको कम से कम समय में ऐसे सारे सवाल करने हैं, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने आने वाले हैं। 2 ब्लॉक हैं m मास m2 मास के, m2 मास आपको बढ़ा दिया था तो m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा। आपको बोला है एक्सीलरेशन बताइए। बच्चों जब भी सिंगल पुली हो, एक ही रस्सी हो, कोई भी मूवेबल पुली यहाँ पे नहीं है सिस्टम में, तो मैं ये एक्सीलरेशन का शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकता हूं, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आइए इसे समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। m2g बेटा नीचे बुला रहे हैं, m1g भी नीचे बुला रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके विजुअलाइज करता हूं तो मुझे देखिए m2g इस तरफ बुलाते हुए दिखेगा, m1g इस तरफ बुलाते हुए दिखेगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स में मैं सबसे पहले तो टेंशन नहीं मानूंगा, वो इंटरनल फोर्स है। तो m2g बड़ा है तो सिस्टम इधर जाएगा, m1g बड़ा है तो सिस्टम इधर जाएगा। यहाँ पे m2g बड़ा गिवन था तो नेट ड्राइविंग फोर्स में आप लिखोगे m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये शॉर्ट ट्रिक एक्सीलरेशन की हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये रहा ऑप्शन सी, फर्स्ट रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन का आपने वैल्यू निकाली, सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाइए। जल्दी से बताइए, फास्ट, देखते से आंसर आना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होगा, यहां से देखिए m3g खींच रहा है, m1g अपोज कर रहा है। अब इसका mg क्या हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। इसका mg नॉर्मल से बैलेंस हो चुका है, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही इसके ड्राइविंग फोर्स में आएगा। mg तो वर्टिकल था, बैलेंस हो चुका था, तो इसका mg ड्राइविंग फोर्स में नहीं आएगा। अब इसके बाद टोटल मास में सारे मास डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इंक्लाइन प्लेन पे जब आ जाते हैं तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कौन सा होता है, mg नहीं होता है, mg का कंपोनेंट होता है m2g sin थीटा 2। यस, m2g sin थीटा 2 ये आपका अलोंग द इंक्लाइन फोर्स होता है। यानी अब जब आप ड्राइविंग फोर्स लोगे तो इंक्लाइन के अलोंग वाले फोर्स माइनस करेंगे, जो हमें मिलेगा m2g sin थीटा 2 माइनस m1g sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय
टोटल मास। गॉट इट बच्चों। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, वो हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में देखिए यहाँ भी स्मूथ है पिछले सवाल की तरह, लेकिन इस बार एक रॉड है, एक रोप है। ये रोप की L1 लेंथ इधर मान लीजिए, L2 लेंथ इधर मान लीजिए। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। क्वेश्चन में देखिए लिखा है आपसे हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों सेम थे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब आप सोचिए, तो अगर मैं यहाँ पे M1 मास दे दूं, M2 मास दे दूं, तो ठीक पिछले सवाल की तरह एक्सीलरेशन क्या लिखोगे, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होगा आंसर, बताइए जरा फटाफट से। देखिए आप एक चीज फोकस करिए, ये क्यों दिया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन में। ये क्यों दिया है हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, देखिए उसका बढ़िया रीजन आपको दिखेगा। अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो आपको रीजन समझ में आएगा। ये एंगल देखिए अल्फा है, ये बीटा है। अब ध्यान से देखिए L1 का वर्टिकल कंपोनेंट और L2 का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे। L1 का वर्टिकल कंपोनेंट है L1 साइन अल्फा, L2 का वर्टिकल कंपोनेंट है L2 साइन बीटा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। जी हाँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल दिया था। दोनों ट्रायंगल से ये वाली लेंथ आपने इक्वेट कर दी। अब ये मास जो होंगे लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे, यूनिफॉर्म रॉड है तो जो रेशियो लेंथ का है वही रेशियो मासेस का होगा। तो यहाँ पे देखिए मासेस के ये रेशियो है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आंसर हो गया बेटा 0 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पे अब फ्रिक्शन आ चुका है। अब ये जब फ्रिक्शन आ चुका है, देखिए 150 आपको नीचे ड्राइव कर रहा है, 50 आपको अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन जब आ गया है बेटा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन अब ड्राइविंग फोर्स में काउंट होगा। टेंशन काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन क्योंकि ग्राउंड से आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स काउंट होगा और ये अपोज करेगा सिस्टम को। कितना होगा टेंशन, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है यहाँ पे, देखिए इसमें mg, तो 50, ये सॉल्व करिए 10, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नेट ड्राइविंग फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। टोटल मास जोड़ दीजिए 15 प्लस 5 प्लस 5, इट कम्स आउट टू बी 90 डिवाइडेड बाय 25। 5 से डिवाइड कीजिए 18 बाय 5, सॉल्व किया ये 3.6। देखिए ए ऑप्शन से मैच होता हुआ। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने। यहां पे देखिए टू ब्लॉक सिस्टम की भी यहां पे बात कर लेते हैं। ये एक स्पेसिफिक केस की डायरेक्ट जो वैल्यू है वो आप याद रख सकते हो, इससे काफी हेल्प हो जाती है, टाइम सेव होता है। देखिए सेटअप कैसा है, ग्राउंड स्मूथ दिया है, ब्लॉक्स के बीच का म्यू आपको दिया है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम फोर्स बताना है जिससे दोनों साथ में चलें। इसका आंसर बेटा है एक्सीलरेशन जो मैक्सिमम हो सकता है साथ में चलाने के लिए म्यू जी, और फोर्स जो मैक्सिमम हो सकता है म्यू जी इंटू m1 प्लस m2। समझिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इन दोनों को साथ में चलाना है। अगर मैं इंडिविजुअल एफबीडी बनाऊं तो कैपिटल M पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, स्मॉल m पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। अगर मैं स्मॉल m का अलग से न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करूं, ये दोनों जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे साथ में, तो फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो चुका होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल ए बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसका एफबीडी बनाओगे, नॉर्मल ए बी, ए नीचे वाले ब्लॉक का नाम है, बी ऊपर वाले ब्लॉक का नाम है, स्मॉल एम जी नीचे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो स्मॉल एम जी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे मास कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू जी। अगर दोनों को साथ में चलाना है तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन या तो म्यू जी हो या उससे छोटा होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और बच्चों अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं
तो इनको एक ही मान सकते थे, है कि नहीं? तो फोर्स जो होगा वो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसका यूज कैसे कर सकते थे आप देखो, मैं बताता हूं। मैं यहां पे कोई भी वैल्यू ले लेता हूं स्टैंडर्ड, यहां पे ले लेते हैं 10, 5.4 F और ग्राउंड हम ले लेते हैं स्मूथ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स बताइए, जब व्हेन फोर्स जो है 30 है या फिर फोर्स जो है 90 है। ये सवाल आपके सामने था, आपको जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उस पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? म्यू जी 0.4 इंटू 10 यानी 4। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन म्यू जी, देखिए 15 4 जा कितना हो गया? 60। अगर फोर्स 60 से कम है तो दोनों साथ में चलेंगे, अगर फोर्स 60 से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग चलेंगे। वही दिया है, पहला केस दोनों साथ में चलेंगे, दूसरा केस दोनों डिफरेंट चलेंगे। पहला केस दोनों साथ में चलेंगे, एक साथ एफबीडी बनाएंगे, तो ये हो गया 15, फोर्स आपने लगाया 30 न्यूटन, एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा, सिंपल, F इक्वल टू एम ए सिस्टम के लिए एक्सीलरेशन हो गया 2, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। इस पे आते, पता पड़ गया ना हमें शॉर्ट ट्रिक से पता पड़ गया ना कि ये अलग अलग जा रहे हैं, तो इनका एफबीडी अलग अलग बनाइएगा, इनका एफबीडी अलग अलग बनाइएगा। और फ्रिक्शन इस बार कितना लीजिएगा बताइए, फ्रिक्शन इस बार कितना लेंगे? देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में दिक्कत क्या होती है ना, हमें पता नहीं होता है फ्रिक्शन कितना लगाना है, हमें पता नहीं होता है फ्रिक्शन कितना लगाना है, लेकिन यहां पे हमें पता है कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल 0.4 इंटू नॉर्मल, हमने देखा था ऊपर वाले का mg 50 जो कि हो गया 20, एम आई राइट? तो यहां पे फ्रिक्शन हो चुका है 20, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन a1, इसकी इक्वेशन F इक्वल टू एम a1 आ गया 4, यानी इस केस में ऊपर वाले डब्बे का एक्सीलरेशन होगा 4। नीचे वाले डब्बे के लिए बात की जाए तो ये 20 है, फोर्स 90 दिया था, 90 माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए 70 डिवाइडेड बाय 10, सेकेंड का एक्सीलरेशन आ जाएगा 7। आप कहोगे इस केस में दोनों अलग अलग चल रहे हैं, एक का एक्सीलरेशन 4, एक का एक्सीलरेशन 7, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है 20। समझ गए बच्चों? ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट ट्रिक, वेरी हेल्पफुल। जब तक फोर्स इससे छोटा है तब तक इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसे ही फोर्स बढ़ा दिया काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे, अगर सर ऊपर वाले पे फोर्स लगा दे तो वो भी केस याद कर लो बेटा, इस केस को भी याद कर लीजिए। यहां पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो आपको याद रखना है वो है म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। यस, यहां पे आपको जो याद रखना है वो म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, और जो फोर्स है वो है म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आया कैसे? नीचे वाले का एफबीडी बना के फ्रिक्शन उस पे आगे लगेगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इस केस में पीछे लगेगा बच्चों। इसका एफबीडी बनाओ, F इक्वल टू एम ए लिखो और ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। याद रखिएगा इस केस की भी शॉर्ट ट्रिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक शानदार शॉर्ट ट्रिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, इक्विलेटरल है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड इज आई नॉट। अब देखिए क्या किया है। New triangle is found by joining the midpoints of sides of original triangle. What is the moment of inertia of this new triangle about an axis perpendicular to the plane passing through center of mass? इनके मिड्स पॉइंट्स को जोड़ के आपने एक नया ट्रायंगल बनाया है और आपसे पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, वही सेंटर एक्सिस के अबाउट। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने लगते हैं,
फॉर्मूला याद करने लगते हैं जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। यहां पे सुनिए, शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है? शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि रेशो का कंसेप्ट लगाना है, जिसे आप स्केलिंग कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखने की इसकी जरूरत नहीं थी। ये सवाल फॉर्मूला पे बेस्ड ही नहीं था, ये सवाल सिर्फ आपको रेशो पे बेस्ड था। फॉर्मूला पे बेस्ड होता तो यहाँ पे ml² होता, लेकिन ये सवाल आपसे कुछ अलग डिमांड कर रहा है। ये सवाल कह रहा है सिर्फ रेशो सोच के सवाल कर लो। देखो बच्चे, आपको ये सोचना था कि मास कितने गुना हो जाएगा, लेंथ कितने गुना हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो भी होगा वो मास पे डिपेंडेंट होगा और लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा, है कि नहीं? तो वो प्रोपोर्शनल टू ml² मैं कह सकता था। उसके बाद देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है √3/4 l²। आपने मिड पॉइंट्स को जोड़ा है तो लेंथ हाफ हो गई, लेंथ हाफ हो गई, यहां रखी, एरिया 1/4 हो जाएगा। जो मास आपने फैलाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एरिया पे है, मास भी 1/4 हो जाएगा क्योंकि एरिया 1/4 हो चुका है। अब बताइए जल्दी से, मास 1/4, लेंथ 1/2 का स्क्वायर, 1/4 1/4 1/16, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सवाल में 1/16 टाइम्स हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। बच्चों, ये कंसेप्ट किसी भी चैप्टर में आ सकता है, किसी भी फॉर्मूले में, रोटेशनल में, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, फ्लूइड स्टैटिक्स में यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड का हॉरिजॉन्टल वॉल पे फोर्स पूछा है। आपसे पूछा है लिक्विड ने हॉरिजॉन्टल वॉल पे क्या फोर्स लगाया है वो बताइए। और देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन था, सवाल जल्दी से पढ़ो। एक लिक्विड था रो डेंसिटी का, एक लिक्विड था 2 रो डेंसिटी का। आपसे पूछा है पहले लिक्विड ने जो फोर्स निकाला, दूसरे लिक्विड ने जो फोर्स लगाया, उनका रेशियो बताइए। ऊपर कौन है बेटा? अपर हाफ, तो F1 डिवाइडेड बाय लोअर हाफ F2 का आपसे रेशियो पूछा है। फिर से वही बात, बच्चे यहाँ पे भी इंटीग्रेट करने लग जाते हैं। बच्चों, प्रेशर वेरिएबल है यहाँ पे, तो हर जगह का फोर्स अलग अलग है, तो फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही करते हैं। लेकिन उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, वो है ये, वॉल का प्रेशर आप सेंटर पे निकालिए, इनटू एरिया करिए, वो आपको वॉल का फोर्स दे देगा, बस दैट्स इट। इसे आप एवरेज प्रेशर भी कह सकते थे। जब भी बेटा लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन होगा ना, तो फाइनली आप एवरेज प्रेशर लेके एरिया से मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। यहां पे प्रेशर h रो जी लीनियरली वेरी करता है, तो आप यहां पे एवरेज प्रेशर या फिर सेंटर का प्रेशर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 लेंथ दी थी, लेकिन मैं तो 5/2 का प्रेशर ले लूंगा, तो फोर्स क्या लिखेंगे हम? H 5/2 इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया। पिछले सवाल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 0 दिया था, तो ये पहला केस हो गया। F1 आपके पास आ चुका है। F2 की जब बात करोगे तो 5 रो, लेकिन आपको उसके मिड पॉइंट पे ही बस प्रेशर निकालना था। तो यहां पे आप देखो, ऊपर से प्रेशर आओ, यहां का प्रेशर आपको बताना है। ऊपर से आइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, तो H रो जी, ऊपर का पूरा प्रेशर आ गया, इसका 5/2 ही लेना है। 2 रो के लिए बस इतनी ही हाइट का प्रेशर लेंगे, 5/2 इंटू 2 रो इंटू जी। देखिए आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, 2 कट गया, 5 + 5 10 रो जी इंटू एरिया। ये आ गया बेटा F2। देखिए यहाँ पे 5/2 डिवाइडेड बाय 10, रेशो क्या आ गया? 5/2 डिवाइडेड बाय 10, 5/20, यानी 1/4 इज द रेशो, ऑप्शन ए। यस, समझ गए? पक्का, कंफर्म? ये दोनों का रेशो ले लीजिए, एरिया सेम था और आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल में रोटेटिंग रॉड में टेंशन आपसे पूछा है, कैसे निकाला जाए? ध्यान से सवाल को पढ़िए। आइए, तो रॉड इस बार रोटेट कर रही है कॉर्नर के अबाउट।
जिस भी जगह से टेंशन आपसे पूछा जाता है ना बेटा, आप क्या करना, उस जगह से रॉड को कट कर देना। जैसे ही रॉड को कट करोगे उस पे बस एक ही फोर्स होगा, टेंशन, और कोई फोर्स ही नहीं है, तो टेंशन ही इसको एक्सीलरेशन देगा। तो इस हिस्से का मास हमने लिख दिया m डैश, एक्सीलरेशन कौन सा होगा बताओ, चलो सर्कल में घूम रहा है ना, तो एक्सीलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो टेंशन हो गया m डैश इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओमेगा के टर्म में बात हो रही है तो हम लिखेंगे r ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? अब सवाल ये उठता है r किसका लिखे बच्चों, हर पॉइंट का रेडियस तो अलग अलग है, तो रेडियस लिखे किसका, तो यहां पे याद करना है आपको, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लो बेटा, यहां पे सेंटर की दूरी, इस हिस्से की सेंटर की दूरी यहां से मेजर की जाए। अब देखिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, टेंशन कहां पे पूछा है, टेंशन एट मिडिल सेक्शन ऑफ द रॉड। मिडिल सेक्शन पूछा है तो बीच से आपने कट कर देना है, तो आधा आधा हो गया, तो मास हो गया बेटा m/2, ये लेंथ हो गई l/2, यहां पे सेंटर ऑफ मास इसके भी आधे पे होगा तो l/4, सेंटर ऑफ मास का रेडियस लीजिएगा तो r हो गया l/2 प्लस l/4, 3l/4 एलसीएम लेके यहां पे वैल्यू डालते बच्चों, आ जाओ m/2 3l/4 ओमेगा स्क्वायर एंड द आंसर इज 3/8 ml स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला टर्मिनल वेलोसिटी बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चे पता नहीं क्यों टाइम लगाते हैं, ध्यान रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी में बस ये दो कंसेप्ट याद रखने। टर्मिनल वेलोसिटी कब होगी, जब टाइम हो तो टाइम इंफिनिटी करके होगी, एक्सीलरेशन हो तो एक्सीलरेशन जीरो करके होगी, नेट फोर्स हो तो नेट फोर्स जीरो करके होगी। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम पे। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा। ये सवाल है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, टाइम का फंक्शन है, टाइम को डाल दीजिए इंफिनिटी, तो e की पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, माइनस भी था, e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, तो ये टर्म हो गई जीरो। आपके लिए टर्मिनल वेलोसिटी आ गई mg/k, ऑप्शन बी। इसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने, यहां पे देखिए आपको एक्सीलरेशन का फंक्शन दिया है और चलो टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो अब क्या करोगे, एक्सीलरेशन जीरो करोगे। चलो एक्सीलरेशन जीरो करो, तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो आ जाएगी g इक्वल टू k/m इंटू v आ गया बेटा mg/k, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, एक्सीलरेशन बताइए जब टर्मिनल वेलोसिटी हाफ है, जब टर्मिनल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये रही आपकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को यहां पे रख के एक्सीलरेशन बताइए जल्दी से, तो g माइनस k/m इंटू mg/2k, देखिए ये हो गया g माइनस g/2 विच इज इक्वल टू g/2, यानी किन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी पहले हमने एक्सीलरेशन जीरो करके तुरंत से निकाल ली, फिर उसी का कुछ यहाँ पे रिलेशन दिया था कि स्पीड उसकी हाफ हो जाएगी, तो टर्मिनल निकालो, हाफ करो, वैल्यू रखो और फिर एक्सीलरेशन निकालो। ऐसा फोर्स में भी कर सकते हैं, ऐसा किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे बनाया जा सकता है सवाल। याद रखिएगा ये कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये आपका टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का सवाल है। हीट ट्रांसफर में ये बहुत कॉमन सवाल है। दो रॉड आपको दी गई है, फर्स्ट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K है, फ्री एंड का टेम्परेचर दिया है, सेकेंड रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, फ्री एंड का टेम्परेचर दिया है। तो दो रॉड एक जगह मिल रही हैं, तीन रॉड, चार रॉड एक जगह मिल रही हैं, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन आपसे पूछा जाता है। कैसे करते हैं हम, यहां से जो हीट आएगी उसको इसके बराबर करते हैं और फिर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालते हैं।
इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आपको बताते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक ये है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज G1 T1 प्लस G2 T2 अपॉन G1 प्लस G2। G क्या है बेटा? G है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन KA, कंडक्टेंस हो जाएगा KA बाय L। पहली रॉड का कंडक्टेंस, पहली रॉड के एंड का टेम्परेचर, दूसरी रॉड का कंडक्टेंस, दूसरी रॉड के एंड के टेम्परेचर, इस फॉर्मूला में रखिए, सॉल्व करिए, देखिए ये कैसे करते हैं। आइए, तो पहली रॉड का कंडक्टेंस कैसे लिखेंगे? के ए बाय एल, दूसरी रॉड का 2K A बाय एल। क्वेश्चन में बोला है एरिया और लेंथ सेम है, इसलिए एरिया और लेंथ सेम रखा है। इसे बेटा अगर मैं G मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? 2G। सही जा रहा हूं पक्का? तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, पहले का G इंटू 100 प्लस 2G इंटू 10 डिवाइडेड बाय G प्लस 2G, कितना हो गया देखिए 120, 120G डिवाइडेड बाय 3G, देखिए सॉल्व करके क्या आ गया 4040। यस, देखिए ऑप्शन ए 40 इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, 3 रॉड इस बार दी गई है, देखिए आप 3 रॉड इस बार दी गई है 20, 40 और 90। सवाल पढ़िए जल्दी से। 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, सेम मटेरियल आपको दिया है, सेम मटेरियल आपको दिया है, आउटर टेम्परेचर दिए हैं और आपसे पूछा है टेम्परेचर बताइए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जंक्शन का आपसे टेम्परेचर पूछा है, सेम कंसेप्ट लगाइए। जी क्या लिखेंगे? के ए बाय एल, सबके लिए के भी सेम, ए भी सेम, एरिया भी सेम, तो सबके लिए जी सेम। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जी इंटू 20 प्लस जी इंटू 40 प्लस जी इंटू 90 डिवाइडेड बाय जी प्लस जी। क्या आ गया बच्चों? देखो 20, 40, 60, 90, 150 जी डिवाइडेड बाय 3G, और ये आ गया बेटा आंसर 50, जो कि है यहाँ ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, आपसे इलोंगेशन इन द रॉड पूछी जा रही है, ध्यान से समझिएगा। इलोंगेशन इन द रॉड कैसे निकालते हैं? यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसे सॉल्व करते हो, इलोंगेशन आता है TL अपॉन AY। अगर टेंशन सेम है थ्रू आउट द रॉड तो ये डायरेक्ट आ जाता है। अगर टेंशन वेरिएबल है तो बच्चों ध्यान रखना, टेंशन वेरिएबल है तो बच्चे इसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन फिर से वही बात, इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। जब टेंशन लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो यहाँ पे टेंशन की जगह आप एवरेज टेंशन ले लीजिएगा, एवरेज टेंशन लेके यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यूनिफॉर्म रॉड यहाँ पे दी गई थी, मास m लेंथ l की, और इसे हैंग कर दिया गया था। तो इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वजन के कारण इलोंगेशन पूछ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे टेंशन यहाँ पे कितना होगा? 0। यहाँ पे कोई भी वजन नहीं लगाया नीचे तो टेंशन 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? कंप्लीट वजन को बैलेंस कर रहा है तो mg। टेंशन वेरिएबल है, इंटीग्रेट करके आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, तो एवरेज क्या होगा इसका? 0 प्लस mg/2, mg/2 इलोंगेशन में, फॉर्मूले में, इलोंगेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे टेंशन की जगह रख देंगे mg/2 एवरेज टेंशन, तो मिलेगा mg/2 L अपॉन AY। देखें किस में है ये ऑप्शन ए में है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, एक रॉड है जिसमें F फोर्स लगा रहे, इलोंगेशन पूछा है, एक्सिलरेटेड रॉड है, M मास की L लेंथ की रॉड है, रॉड एक्सिलरेट हो रही है, हर जगह टेंशन अलग है। यहाँ पे टेंशन है 0 क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, यहाँ पे टेंशन है F, एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स लगाते हैं वही टेंशन हो जाता है। लीनियरली टेंशन डिक्रीज हो रहा है, जल्दी से एवरेज लो दोनों का, F प्लस 0/2 F/2। जल्दी से इलोंगेशन बताओ, टेंशन की जगह F/2 L अपॉन AY। दिस इज द आंसर। किस में मैच हो रहा है? किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन बी में यहाँ मैच हो रहा है। ए में कुछ और कोफिशिएंट कर देते हैं, वो सेम दिख रहा था, तो बी यहाँ पे मैच हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग फोर्स लगा दिए गए हैं। अब सेम इलोंगेशन एवरेज ले लेंगे F1 प्लस F2 बाई 2। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तभी ये कर सकते हो। यहाँ पे अगर किसी भी शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने सिखाई कंडीशन बदल दी जाए, मूवेबल पुली आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी आ जाए, तो ये कंडीशंस वैलिड नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा ये F1 प्लस F2 बाई 2 एवरेज इंटू L अपॉन AY, दिस इज द आंसर। किससे मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। बच्चों ये था आज का सेशन। अगर आप चाहते हो ऐसे और मल्टीपल सेशंस आए, हर चैप्टर की सारी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाए, तो अभी जाइए कमेंट कीजिए और बताइए आपको किन चैप्टर्स की शॉर्ट ट्रिक चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।